payment of the amount due to retiring partner. When the amount due to the retiring partner is certain after all adjustment, is either paid out in cash or transferred to his loan account. बेटा देखो, रिटायर पार्टनर को होने वाला जो पेमेंट होता है वो टोटल अमाउंट या तो एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है या बाद में पेमेंट किया जाता है। तो बाद में पेमेंट करने के लिए उस अमाउंट को उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। इफ़ द अमाउंट इज पेड इन कैश और बाई चेक, अगर मान लो कि फॉर रिटायर पार्टनर की जो पेबल अमाउंट होते हैं, ड्यूज अमाउंट होते हैं, उनको कैश या चेक से पेमेंट करता है, तो उस केस में जो जनरल एंट्री बनती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा। सेकेंड थिंग इज दैट इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन कैश, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर रिटायर पार्टनर को उनका पेबल अमाउंट कैश पेमेंट नहीं होता है तो क्या करते हैं, उस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड टू हिम according to the terms of agreement, but in the balance sheet of an agreement, the retiring partner, as per section 37 of the Indian Partnership Act 1932, is entitled to interest at the rate of 6% per annum till the loan is paid off। यानी जिस डेट को लोन अकाउंट ओपन होता है उस डेट से लेकर के जिस डेट तक लोन का पूरा अमाउंट पेड नहीं हो जाता है तब तक फर्म क्या करती है, उस ड्यूज अमाउंट पर 6% पर एनम के रेट से रिटायर पार्टनर को इंटरेस्ट पेड करती है। क्लियर है। ये जो केस है, दिस केस विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ this rule will be applicable in the case of death of any partner also। Is it clear? ठीक है बेटा। अब देखो एक इलस्ट्रेशन 31 से हम इसको खूब अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ए बी सी एंड डी वेयर पार्टनर, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 2 3 4 है। डी क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाई ए एंड बी इक्वली। डी क्या करते हैं, रिटायर हुए और उनका जो शेयर है ए और बी इक्वली जो है डिवाइड करेंगे। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year विच वेयर 40,000। जनरल रिजर्व सोल्ड a balance of 1,30,000 on, and D's capital in the balance sheet was 3 lakhs at the time of D's retirement. You are required to record the necessary journal entries in the book of the firm and prepare D's capital account on his retirement। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर में 2017 में था और ये क्वेश्चन 3 or 4 मार्क्स में या 3 or 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। क्लियर है। अब इस यहाँ पर क्या करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं बेटा। गुडविल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो कितने रुपए का है कि कितने रुपए का है, जैसा कि गुडविल काउंट किया गया है। आप देख रहे हो कि द गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year विच वेयर 40,000। अब देखो बेटा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपका है 40,000। ये आप देख सकते हो कि एवरेज
प्रॉफिट कितने रुपए का है? 40,000 का है। ठीक, अब यहाँ पर हमें गुडविल कितने रुपए की होगी बेटा? तो गुडविल इज इक्वल टू 40,000 इंटू कितने ईयर का है? टाइम्स का 4 ईयर परचेज, तो वैल्यू कितने की हो जाएगी? 1,60,000। अब यहाँ पर बेटा डी रिटायर करता है, तो डी का शेयर गुडविल में कितना होता है? अब ये देख लो कि डी शेयर इन गुडविल तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, यानी 4/10 कितने रुपए का हो जाएगा? 4/10। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट है 4, विच यहाँ पर लिख सकते, देखो दिया हुआ है, आप ये कैलकुलेट कर लो कि वैल्यू ऑफ गुडविल 40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू इतना 3 ईयर पर लास्ट, ये देखो बेटा 3 का होगा क्योंकि हमने 4 ईयर के हिसाब से कर लिया, तो ये हो जाएगा कि 1,20,000। अब ये 1,20,000 में अगर आप इसको निकालोगे तो कितने का हो जाएगा? 48,000। सॉरी, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारी 40,000 है, गुडविल कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 3, 1,20,000 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि डी शेयर इन गुडविल, तो 1,20,000 इंटू 4/10। अब बेटा देखो इस 48 की वैल्यूज़ को ए और बी क्या करते हैं? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट नहीं? तो 24,000, इसको डी के शेयर की गुडविल 48,000 है, इसको ए और बी इक्वल रेशियो में क्या करेंगे? कंपेंसेट करेंगे। तो यहाँ 48,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24,000। सेम चीज ये भी हो जाएगा 24,000। इज इट क्लियर नाउ? एनी प्रॉब्लम? नो। And next information is given that the amount of general reserve show a balance of 1,30,000. So this value of 1,30,000 will be distributed among the all partners like A, B, C and D. In which ratio? In their sharing ratio. ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसको? 1,30,000 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा? 13,000। बी को क्या करोगे? 1,30,000 इंटू 2/10 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये आपका 26,000। 1,30,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा? ये। तो इसी तरीके से 1,30,000 इंटू 4/10 विच विल बी। क्लियर हो गया बेटा? एंड अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि डीज को जो मिलने वाला अमाउंट है वो क्या होगा? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो डीज को मिलने वाला अमाउंट क्या है ये कैसे मालूम होगा? उसकी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। अब ये देखते बेटा, जब भी हम डीज का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन 3 lakhs फॉर गुडविल बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल,
तो हम देखते हैं कि 24,000 जनरल रिजर्व्स में जो डीज की जो वैल्यू है वो कितनी है 52,000, दैट विल बी हियर। अब बेटा ये टोटल काउंट कर लोगे, टोटल काउंट करने के बाद फिर ये पैसे उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। ट्रांसफ़र करते समय फर्म अपनी बुक में एक जर्नल एंट्री पास करती है टू डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। इज इट क्लियर नाउ?